दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है शनिवार 2 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक नए साल में घर घर जाकर स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए बिजली कंपनियों ने कमर कस ली है। जी हां, बहुत जल्द यह काम शुरू हो जाएगा। खबर के अनुसार स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग के लिए एडवांस पैसा देना होगा, तभी बिजली मिल सकेगी। जी हां, आपको बता दें कि राज्य में सिग्नल की जांच करके स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जहां सिग्नल बेहतर होगा वहां स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में स्मार्ट मीटर मोबाइल की तरह काम करेगा। इस मीटर में बीएसएनएल और एयरटेल का सिम इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, इससे मीटर से जुड़ी सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी और लोगों को भी फायदा होगा। आपको बता दूं कि नए बिजली मीटर लगने के बाद लोगों को बिजली मिलता रहेगा और जैसे ही रिचार्ज खत्म होगा बिजली गुल हो जाएगी। इसलिए लोगों को एडवांस में रिचार्ज करते रहना होगा। दोस्तों केंद्र सरकार ने देश के शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था। जी हां, देश के चयनित शहरों में 4 बिहार के भी हैं। जी हां, इनमें सबसे पहले भागलपुर का चयन हुआ था, उसके बाद बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर तथा पटना इस सूची में शामिल हुए। मगर अभी चारों शहर स्मार्ट होने के दौर में काफी पीछे हैं। जी हां, अधिकांश योजना या तो टेंडर की प्रक्रिया में है या अधूरी है। इसके अलावा कम महत्व की योजनाओं को हटाकर उनकी जगह दूसरी जरूरी कामों को शामिल किया जा रहा है। जी हां, राज्य के स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित चारों शहरों में अभी विकास कार्यों का जमीन पर उतरना बाकी है। जब कुछ कार्यों को छोड़ दे तो फिर अधिकांश स्वीकृत योजनाओं का काम अभी जमीन पर नहीं उतर सका है। इतना ही नहीं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भी चारों स्मार्ट सिटी का प्रदर्शन बेहतर निराशाजनक रहा था। दोस्तों नए साल में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार वासियों को बधाई देते हुए नीतीश कुमार को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। जी हां, राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार को फिर से महागठबंधन में शामिल करने पर पार्टी नेता विचार करेगी। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेता इस पर चर्चा करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जदयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर राबड़ी देवी ने कहा है कि बिहार में भी बीजेपी ऐसा कर सकती है। बीजेपी जब कर देती है तब पता चलता है। दोस्तों कोरोना का डर भूलकर पटना के लोगों ने जमकर नए साल के मौके पर होटलों में पार्टी और डांस के नए साल का स्वागत किया। जी हां, पटना के कई होटलों में अलग अलग कार्यक्रम था। पाटलिपुत्रा एक्सोटिका होटल में भी बेली डांस का आयोजन किया गया था। जी हां, जहां कई ग्रुप के द्वारा डांस भी किया गया। इसके अलावा लोगों ने लखनवी मुजरे का भी खूब आनंद लिया। होटल गार्गी में जश्न का माहौल रहा। यहाँ पर भोजपुरी की कई एक्ट्रेस लोगों को अपने ठुमके पर झुमाने के लिए आई थी। दोस्तों तेजस्वी यादव एक तरफ सीएम नीतीश कुमार को मुद्दे दर मुद्दे घेर रहे हैं, तो अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी खुलकर नीतीश कुमार के विरोध में उतर आई है। जी हां, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और किशनगंज के अमोड़ विधानसभा के विधायक अख्तरुल इमान ने सीएम नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है। साथ ही साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। जी हां, दरअसल अख्तरुल इमान ने कहा है कि बिहार की मौजूदा सरकार को बिहार की जनता की कोई चिंता नहीं है। बिहार में बजट की तैयारी होनी चाहिए, विभाग का बंटवारा होना चाहिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। लेकिन सीएम नीतीश कुमार निराश कुश्ती में लगे हुए हैं। ये उसको चिढ़ाए वो उसको चिढ़ाए। इसके लिए सरकार का गठन नहीं हुआ था। ये लोग गिल्ली डंडे का खेल खेल रहे हैं। जिसको सरकार चलाना है वो सरकार चलाएं और जिनको सरकार गिराना है वो सरकार गिरा दें, पर खाली बयानबाजी ना करें। बयानबाजी करके जनहित के मुद्दों को भटकाया जा रहा है। बाढ़ में जो लोग विस्थापित हो गए वो इनके लिए मुद्दा नहीं है। किसानों की धान खरीद इनके लिए मुद्दा नहीं है। आगे अख्तरुल इमान ने कहा है कि बाढ़ विस्थापित को स्थापित करना, नदी कटाव, सैलाब में टूटी हुई सड़कों का मरम्मत करना सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस संबंध में हमने संबंधित विभागों को लेटर भी लिखा है। आगे सीएम नीतीश कुमार और फिर बिहार के राज्यपाल से भी मिलेंगे। अगर ये लोग हमारा काम नहीं करेंगे तो फिर बिहार में एआईएमआईएम सड़कों पर उतरेगी और सरकार की छठी का दूध याद दिला देंगे। बिहार में हमारी पार्टी जहां है वहां नीतीश सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन होगा।
दोस्तों बीजेपी के विरोध के आगे एक बार फिर से नीतीश कुमार को विवश होना पड़ा। जी हां, बीजेपी के दबाव के कारण 15 साल से गृह सचिव के पद पर जमे आमिर सुबहानी को हटाना पड़ा है। जी हां, इसको लेकर बीजेपी ने विरोध जताया था। आमिर सुबहानी की जगह अब के सेंथल नए गृह सचिव बनाए गए हैं। जी हां, 26 दिसंबर को बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया था। जी, संजय पासवान ने कहा था कि बिहार में 15 साल से एक ही व्यक्ति गृह सचिव क्यों है, यह नीतीश कुमार को बताना चाहिए। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने कहा था कि आमिर सुबहानी बीते 15 साल से राज्य के गृह सचिव हैं। मुख्यमंत्री के पास अगर कोई इसका कारण या फिर जवाब नहीं है तो फिर आमिर सुबहानी को हटाकर यह जिम्मा किसी दूसरे पदाधिकारी को दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार को गृह विभाग का दायित्व छोड़ देना चाहिए। संजय पासवान ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि गृह विभाग बीजेपी के किसी मंत्री के पास जाए। नीतीश चाहे तो वो जेडीयू के पास ही रहे और फिर उन्हीं की पार्टी का कोई मंत्री इस विभाग को देखे, लेकिन बदलाव को वक्त की जरूरत है। दोस्तों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए साल के पहले दिन ही गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। जी हां, कंपनियों ने दिसंबर महीने में रसोई गैस सिलेंडर या एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी करके 100 रुपए दाम बढ़ा दिए थे। जी हां, जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 644 रुपए से बढ़कर 694 रुपए हो गई। हालांकि बिना सब्सिडी वाले 14 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यह बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में की गई है। पिछले एक महीने में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम में 91 रुपए बढ़ोतरी की गई है। नवंबर के महीने में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को 1290 रुपए में मिल रहा था, जबकि 1 दिसंबर से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 91 रुपए बढ़ गए और सिलेंडर के दाम 1381 रुपए 50 पैसा हो गए। पटना में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पटना से सामने आया था, जिसमें अपराधियों ने एक ठेकेदार से 25 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। जी हां, इस मामले में पटना पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरीके की पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, गिरफ्तार अपराधी के पास से 400 ग्राम सोने की जेवरात और 2,93,000 रुपए के साथ कुछ हथियार भी बरामद किया गया है। बरामद जेवरात की कीमत 25 से 30 लाख रुपए की आंकी जा रही है। आपको बता दें कि 21 दिसंबर को अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों, बिहार के 20 जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। यह जमीन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्या को दूर करने तथा भूमि की जानकारी को डिजिटल करने के लिए बिहार सरकार 1950 के बाद पहली बार राज्य में जमीन सर्वे का काम करा रही है। आपको शायद मालूम भी होगा, क्योंकि केडीबी लाइव के माध्यम से इस बारे में पल पल के अपडेट देता रहता है। आपको बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली 2012 के तहत किया जा रहा है। इसके तहत सर्वे अधिकारी गाँव गाँव जाकर जमीन और खेतों का सर्वे कर रहे हैं और जमीन का डेटा तैयार किया जा रहा है। अगर आप भी अपना जमीन सर्वे करा रहे हैं तो फिर अपना जमीन सर्वे कराने से पहले इस फॉर्म को जरूर भर लें, जो आपको हम बता रहे हैं। जी हां, सरकारी आदेश के मुताबिक जमीन और वंशावली की सही जानकारी के लिए आपको लैंड सर्वे रिक्वायरमेंट फॉर्म को भरना होगा। आपको बता दूं कि जमीन में सर्वे के वर्तमान मालिक लैंड सर्वे रिक्वेस्ट फॉर्म में जमीन का विवरण, जमाबंदी नंबर सहित अन्य जानकारियों को भरकर सर्वे अधिकारी के पास जमा कर दें। अगर आपके पास जमीन का कागजात नहीं है तो आपके लिए यह फॉर्म भरना ज्यादा जरूरी है। जमीन सर्वे के बाद जीवित रैयत के नाम से नया खतियान तैयार किया जाएगा, तथा आप एक क्लिक से जमीन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को नव प्रवर्तन स्टार्टअप जोन का निरीक्षण करने के लिए चनपटिया के कृषि बाजार समिति पहुंचे। यहां उन्होंने लॉकडाउन में लौटे लोगों की ओर से लगाए गए उद्योग को देखा। इसे देखकर वे गदगद हो गए। मौके पर उन्होंने कहा कि चंपारण की तर्ज पर राज्य भर में उद्योगों का विकास किया जाएगा। यहाँ बाजार समिति परिसर में सेंटर बनाकर उद्योग लगाए गए हैं, ये बेहतर पहल है। उन्होंने कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार को राज्य के अन्य जिलों में इसी तरीके से उद्योग विकसित करने का निर्देश दिया है। अन्य जिलों में भी लोग उद्योग लगाने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें चंपारण को मॉडल के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाजार समिति परिसर में लगाए गए उन 50 स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण किया। एक स्टॉपर पर रुककर उत्पादों की जानकारी ली। जहां उद्योग लगाने वाले लोगों को उन्होंने प्रोत्साहन किया। उन्होंने कहा कि यह बेहतर पहल है, सरकार की ओर से आप लोगों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
दोस्तों बिहार में पराली यानी कि पुआल अब किसानों के लिए समस्या नहीं बनेगी। जहां उसे खेत में जलाकर जमीन की सेहत बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। किसानों की पराली दूध उत्पादक समितियां खरीद लेगी, जहां उसका उपयोग पशुपालन पशु चारा के रूप में करेंगे। लेकिन इसके लिए किसानों को बेलर से उसका बंडल बनवाना होगा। बेलर किसान खुद भी खरीद सकते हैं। जहां सरकार इस पर 75% अनुदान देती है। कृषि विभाग ने यह प्रयोग पहले खुद किया है। जी हां, सफलता मिली तो अब विभाग इसकी जानकारी किसानों को देगा। नई व्यवस्था से खेती का मौसम खत्म होते ही किसानों को नया उद्यम मिल जाएगा। पराली जलाकर सरकारी योजना से वंचित होने का भी संकट नहीं रहेगा। जहां मिट्टी की सेहत दुरुस्त होगी सो अलग है। दोस्तों अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर नए साल में स्वास्थ्य सेवाओं में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। जहां इसकी शुरुआत भी हो गई है। सदर अस्पताल मोतिहारी एक नए रूप में सामने आएगा, जहां आधारभूत संरचना एवं चिकित्सीय व्यवस्था को अपग्रेड करने के साथ ही इसे मॉडल अस्पताल बनाए जाने की योजना है। जहां वही अस्पताल परिसर में JNM स्कूल का संचालन भी प्रारंभ हो सकता है। भवन के निर्माण कार्य को लगभग अंकित रूप दे दिया गया है। जहां वहां पारा मेडिकल की पढ़ाई भी संभव हो सकेगी। कोरोना के कारण देरी हो चुकी स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने की कवायद भी अब तेज हो चुकी है। विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को फिर से धरातल पर उतारने की दिशा में विभागीय प्रयासों का सकारात्मक असर भी दिखेगा। दोस्तों बिहार के डिप्टी CM बने तारकिशोर प्रसाद ने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। जी हां, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पास नकदी के रूप में 54,000 तो पत्नी के पास 4,40,000 रुपए है। जहां इनके पास 3 लाख का LIC की बीमा है। तारकिशोर प्रसाद गाड़ी के शौकीन हैं। जहां बोलेरो, टाटा इंडिगो, स्कॉर्पियो, टोयोटा की इनोवा गाड़ी रखते हैं। जहां ज्वेलरी के नाम पर 50 ग्राम सोने तो पत्नी के पास 400 ग्राम सोने हैं। कृषि योग्य जमीन भी इनके पास है जिसका दाम 1 करोड़ रुपए है। वही बिहार सरकार के दूसरे उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के बारे में बात करें तो उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के पास नगद के रूप में 48,504 रुपए हैं। यह इनके पास LIC से लेकर कई निजी कंपनियों के बीमा हैं। जो लगभग 8 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी लिए हुए हैं। रेणु देवी 9 लाख रुपए कर्ज में डूबी हुई है। यह इनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है। आधा किलो सोना और फिर 1.5 किलो चांदी के जेवरात रखते हैं। रेणु देवी पिस्तौल और राइफल भी रखती है। इनके पास बेतिया से लेकर पटना तक जमीन ही जमीन है। राजधानी पटना में 3 आलीशान घर भी है। दोस्तों बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। जहां राज्य में इस कानून को लागू हुए करीब 4 साल से भी अधिक समय बीत चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस कानून का डर लोगों में या फिर शराब की तस्करी करने वालों में नहीं दिख रहा है। जी हां, बिहार सरकार के आंकड़े के मुताबिक पिछले साल यानी कि 2020 में टोटल 1 करोड़ लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई, जिसमें 33 लाख लीटर देसी और फिर 71,66,000 लीटर विदेशी शराब शामिल है। जी हां, बिहार पुलिस ने नवंबर महीने तक 1 करोड़ लीटर शराब पकड़ी है। आंकड़े के मुताबिक बिहार में हर घंटे औसत 1341 लीटर अवैध शराब पकड़ी जा रही है। यानी कि हर 1 मिनट में 22 लीटर शराब पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम मिलकर पकड़ती है। जहां दिसंबर में मद्य निषेध विभाग की उत्पाद की टीम ने छापेमारी करके 95,534 लीटर शराब जब्त की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक शराब मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण और गोपालगंज जिले से पकड़ी गई है। मुजफ्फरपुर जिला में सबसे अधिक 8,39,047 लीटर, वैशाली जिला से 7,38,771 लीटर, सारण से 7,10,635 लीटर, गोपालगंज से 6,85,905 लीटर और पटना से 6,47,541 लीटर शराब जब्त की गई है। रेलवे जोन की अगर बात करें तो फिर जमालपुर रेल जोन से 1,17,000 लीटर, पटना रेल जोन से 83,337 लीटर, मुजफ्फरपुर रेल जोन से 40,467 लीटर और कटिहार से 20,565 लीटर शराब जब्त की गई है। दोस्तों बिहार के रहने वाले IPS सुबोध कुमार जायसवाल को CISF का महानिदेशक बनाया गया है। जहां कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस समिति में 2 सदस्यता निकाय हैं। जहां इनके प्रमुख PM नरेंद्र मोदी है और इस निकाय में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है। बिहार के रहने वाले सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र केडर के 1985 बेंच के IPS अधिकारी हैं। जहां आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने CISF के प्रमुख के पद पर जायसवाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से लेकर 30 सितंबर 2022 तक प्रभाव रहेगा। यहां आपको बता दें कि सुबोध कुमार जायसवाल के निर्देश में ही मुंबई पुलिस TRP स्कैम की जांच कर रही है।
दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। जी निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान 6 पदों के लिए चुनाव होंगे। इनमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पद शामिल है। नीतीश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायत के चुनाव प्रमंडल वार कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है। जी नीतीश सरकार के भेजे गए प्रस्ताव पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है। बहुत जल्द ही इस बात पर निर्णय लिया जाएगा। जहां राज्य में 9 प्रमंडल है, इसलिए माना जा रहा है कि 6 पदों के लिए 9 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। दोस्तों बिहार में बसों के परिचालन के लिए परिवहन विभाग ने 1505 नए मार्गों का निर्धारण किया है। जी हां, अब इन नए मार्गों पर प्राइवेट बसों के परिचालन के लिए परमिट मिल सकेगा। जी हां, परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए रूटों के निर्धारण के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने अपनी सहमति दी है। दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई के 10वीं और 12वीं 2021 की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद इसकी घोषणा की है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगी और प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऐलान किया है कि डेट शीट सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि cbse.nic.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन यानी कि लिखित पैटर्न पर होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की तबीयत में सुधार हो रहा है। अपने स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। जब डॉक्टर का मानना है कि अब उनके शरीर में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं है। उन्होंने बताया कि जल्द ही वे लोगों के बीच होंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 14 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी। लेकिन अब उनकी तबीयत में सुधार होने के बाद उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि एम्स मेडिकल टीम का मानना है कि अब मेरे शरीर में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, जिसके उपरांत मैंने फिर से कोरोना जांच करवाया है। कल रिपोर्ट मिल जाएगी। उम्मीद है कि 1-2 दिनों में मैं आप सबों के बीच रहूंगा। पटना एम्स की पूरी टीम का आभार। दोस्तों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। जी हड़ताल की समाप्ति के बाद जूनियर डॉक्टर काम पर भी लौट गए हैं। जी डॉक्टरों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और फिर प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ हुई मीटिंग में उनकी बातचीत पूरी तरीके से सार्थक रही। जूनियर डॉक्टर अपने हड़ताल तोड़ने के लिए तैयार हो गए और गुरुवार रात 10 बजे से तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वे हड़ताल खत्म कर दिए हैं। जी और अपने काम पर लौट गए हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि हम भी इस पर देख रहे हैं और फिर आगे सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। इन लोगों की जो भी मांग है वो जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश रहेगी। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। जी हां, संपत्ति को लेकर सीएम नीतीश कुमार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उनके बेटे निशांत उनसे ज्यादा अमीर है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा उनके बेटे के पास संपत्ति है। मुख्यमंत्री लखपति तो उनके बेटे निशांत करोड़पति बताए जा रहे हैं। जो गुरुवार देर रात बिहार के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। मुख्यमंत्री की ओर से सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के मुताबिक उनके पास 57 लाख रुपए की चल अचल की संपत्ति है, जबकि उनके बेटे के पास उनसे अधिक रकम है। पैसे के अलावा नीतीश कुमार ने गाय और बछड़े के बारे में भी जिक्र किया है। मुख्यमंत्री के पास 12 गाय और 6 बछड़े हैं। सीएम नीतीश कुमार के पास फोर्ड कंपनी की एक बड़ी गाड़ी भी है। दोस्तों बिहार चुनाव के बाद अब फिर जेल से सत्ता का खेल शुरू हो गया है। जी हां, रांची के रिस्म हॉस्पिटल एक बार फिर से सत्ता समीकरण का केंद्र बन गया है। करोड़ों के चारा घोटाले के मामले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से सक्रिय हो गए हैं। जी हां, खराब सेहत के बावजूद लालू प्रसाद यादव बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। पार्टी के रणनीतिकारों से हुए लगातार संपर्क कर रहे हैं। जी दिन में करीब 3 से 4 बार बेटे तेजस्वी यादव से बात करके अवश्य जानकारी ले रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में हुई राजनीतिक घटनाक्रम को लालू प्रसाद यादव अपने हाथों से जान नहीं देना चाहते हैं। इसको लेकर उनकी ओर से खास प्लान बनाया गया है। इसी रणनीति के तहत उन्होंने तेजस्वी यादव को खास निर्देश दिए हैं। इसके बाद ही राजद के सिपा सलाहकारों को 2 अलग अलग मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है।
दोस्तों पटना नगर निगम क्षेत्र में कुल 177 मलिन बस्तियां हैं। जो निगम द्वारा चिन्हित मलिन बस्तियों में 1,65,250 लोग रहते हैं। यहां रहने वाली आबादी को नगर निगम अभी तक जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। जो इनके पूर्ण विकास की बात तो दूर की बात है। पिछले वर्ष स्वच्छता सर्वे में पटना इसलिए भी निचले पायदान पर था क्योंकि इन बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। इतना ही नहीं, मलिन बस्तियों को ODF का सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाया था। हालांकि इस बार निगम ने ODF और फिर ODF प्लस के लिए भारत सरकार के पास आवेदन किया है। अभी इन मलिन बस्तियों में जिसमें झुग्गी झोपड़ी भी शामिल है। इनके पूर्ण विकास के लिए पटना नगर निगम के पास कोई समेकित योजना नहीं है। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो ताजा अपडेट जारी की गई है उसमें इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 463 लोग नया कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जहां इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर अब तक हो गई है 2,53,255। जी हाँ, बिहार में फिलहाल 5,172 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 237 नए मामले सामने आए हैं। जहां शुक्रवार को जो ताजा अपडेट जारी की गई है इसके मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 463 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,53,255 हो गया है। दोस्तों सत्ता पक्ष के नेता लगातार तेजस्वी यादव के बिहार से गायब रहने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस पर बचाव करने के लिए राबड़ी देवी सामने आई है। जहां राबड़ी देवी ने कहा है कि तेजस्वी यादव मेरा बेटा है, जब मैं नहीं पूछ रही हूं तो फिर दूसरे सवाल पूछने वाले लोग कौन होते हैं। राबड़ी देवी ने कहा है कि तेजस्वी यादव बिना काम के बाहर नहीं जाते हैं, जब काम होता है तो वे जाते हैं। कोई इंसान घर में कैद रहता है क्या? वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं जा सकता है। उसका काम बिहार की जनता देख चुकी है। उसने PM से लेकर CM तक को चुनाव में अकेले नचा दिया। जब उनका 30 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव एक हेलीकॉप्टर से सब पर भारी पड़ा। दोस्तों साल का कैलेंडर बदलने के साथ ही बिहार सरकार ने सूबे के कई IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जी हां, साल 2020 के जाते जाते सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई जिलों के SP बदल डाले हैं। जी हाल ही में प्रमोशन पाने वाले IPS अधिकारी को नई पोस्टिंग दी गई है, जबकि कई महत्वपूर्ण जिलों में पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। गृह विभाग में कुल 48 IPS अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी की है। इनमें भागलपुर के SSP आशीष भारती भी शामिल है। भागलपुर SP आशीष भारती की जगह अब निताशा गुड़िया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। छपरा की SP धूरत सरायली को नवादा का SP बनाया गया है, जबकि नवादा के SP हरिप्रसाद S को नालंदा का SP बनाया गया है। दोस्तों सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड से एक घटना सामने आई है, जहां कपड़ों की एक दुकान और फिर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगे की इस घटना करीब लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही फौरन मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जहां घटना सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड की है, जहां हाईवे सड़क किनारे फर छैया चौक में कपड़े की एक दुकान और फिर गोदाम में भीषण आग लग गई। इस घटना में दुकान और गोदाम में लगभग लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई, जिससे दुकानदार को काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि दुकान में लगी आग पड़ोस के घर में भी फैल रही थी। हालांकि जैसे तैसे वहां मौजूद लोगों ने घर में आग लगने से बचा लिया। जब आग लगी की सूचना मिलते ही फौरन मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। रहुआ के रहने वाले दुकानदार जय किशोर शाह ने बताया कि उनके दुकान में आखिरकार कैसे आग लगी, उन्हें इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भारत में हरकंप की स्थिति है। जहां भारत में भी अब तक दर्जनों मरीज नए कोरोना स्ट्रेन के शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद यहां की सरकार अब अलर्ट हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य को निर्देश भेजा गया है। हाल ही में ब्रिटेन से आए लोगों को तलाश करके उनका सैंपल लेकर RT-PCR जांच कराने को कहा गया है। बिहार सरकार के मुताबिक ब्रिटेन से कुल 226 लोग बिहार आए हैं, जिसमें से अभी भी 45 लोग गायब है। प्रशासनिक की टीम उन्हें ट्रेस करने में जुटी हुई है। बिहार के लोगों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि यहां ब्रिटेन से आने वाले एक भी व्यक्ति में कोरोना के नए स्वरूप यानी कि नए स्ट्रेन के लक्षण नहीं मिले हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक ब्रिटेन से कुल 226 लोग बिहार आए हैं, जिससे अभी भी 45 लोग गायब हैं। अब तक कुल 181 लोगों को ट्रेस किया जा चुका है, जिसमें 101 सैंपल लिया जा चुका है। अब तक कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया है। जो 45 पैसेंजर्स गायब हैं उन्हें भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन का दावा है कि जल्द ही उन्हें भी ढूंढ निकाला
जाएगा। देश में नए स्ट्रेन से संक्रमित कई लोग मिल चुके हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए बिहार स्वास्थ्य समिति ने पटना के सदर अस्पताल समेत सभी अनुमंडलीय रेफरल अस्पताल के अलावा शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रिटेन से आए यात्रियों की RT-PCR जांच कराने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, बिहार के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पटना गया गोभी 4 लेन के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। 127 किलोमीटर लंबी इस सड़क के चौड़ीकरण पर लगभग 1609 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 4 लेन का निर्माण कार्य 3 खंडों में विभक्त किया गया है। सुगम यातायात के लिए पटना डोभी के बीच 5 शहरों में बाईपास रोड का निर्माण किया जाएगा। जी हां, मंगल पांडे ने आज बताया कि पटना गया डोभी पथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 पटना से प्रारंभ होकर जहानाबाद गया होते हुए डोभी के पास GT रोड पर मिलता है। राजधानी पटना को दक्षिण बिहार से तथा स्वर्णिम चतुर्थ से जोड़ने के लिए यह महत्वपूर्ण मार्ग है। दोस्तों, यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही 23 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में वृद्धि की गई है। इन गाड़ियों का ठहराव एवं समय पहले से ही जारी रहेगा। इसमें सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे और इनमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोरोना के मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। इनमें सिर्फ वैसी ट्रेनों का ही उल्लेख किया गया है जिसके परिचालन अवधि में विस्तार के बाद समय सारणी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, बिहार भाजपा अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि साल 2020 विपक्ष की सत्ता लोलुपता और फिर केंद्र सरकार के सहनशीलता के लिए याद किया जाएगा। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जहां राजनीतिक पार्टियां सत्ता न देने के लिए देश से बदला ले। जारी बयान में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि देश ने देखा है कि कैसे विपक्ष ने झूठ की बुनियाद पर साल की शुरुआत में CA और फिर साल के अंत में कृषि कानून का भरमाव का वातावरण खड़ा करने की कोशिश की है। उनका प्रयास था कि देश को हिंसा की आग में झोंक कर अपनी राजनीतिक रोटी सेक ले, लेकिन केंद्र सरकार की समझबूझ, सहनशीलता और फिर आम जनता की जागरूकता और फिर सहयोग विपक्षियों की उन्मादित राजनीति पर हावी रहा। संजय जायसवाल ने कहा है कि नए वर्ष में भी विपक्ष से सकारात्मक राजनीति की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार की कर्मठता और फिर आम लोगों की समझदारी के दम पर देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश निरंतर जारी रहेगा। नया साल हमेशा नई आशाओं और फिर नए विश्वास के साथ आता है। देश की समस्त जनता और फिर भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील है कि नए साल में एक नया आत्मनिर्भर बिहार बनाने में अपना हर संभव योगदान अवश्य दे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 तक 25 शहरों में मेट्रो ट्रेन दौड़ाने की घोषणा के बाद पटना में भी परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। जी हां, नए साल में पटना मेट्रो परियोजना को पटरी पर लाने के लिए डिपो के साथ स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जी हां, बुधवार को पटना रेल कॉर्पोरेशन ने जिला भू अर्जन कार्यालय को 10 स्टेशनों की सूची सौंपते हुए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भेज दी है। दोस्तों, बिहार सरकार लगातार जमीन संबंधित विवादों से निपटारा में तेजी लाने की कवायद कर रही है। इसको लेकर अब तक सरकार ने कई निर्णय लिए हैं। CM नीतीश कुमार ने इस संबंध में 8 दिसंबर को विभाग की हाई लेवल मीटिंग की थी। बैठक में यह बात सामने आई है कि अंचल अधिकारियों से अन्य ड्यूटी ली जाती है, इस वजह से राजस्व संबंधित काम प्रभावित होता है। इसके बाद CM नीतीश कुमार ने बड़ा आदेश दिया है। बिहार सरकार ने सभी DM को सख्त फरमान दिया है कि अंचल अधिकारियों और फिर राजस्व अधिकारियों को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन कार्य के अलावा अन्य कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं करें। इस संबंध में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी DM को पत्र भी लिख दिया है और भेज भी दिया है पत्र लिखकर। दोस्तों, पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 100 साल से अधिक के आंकड़ों की पर्यवेक्षण की बदौलत नया मुकाम हासिल किया है। जी हां, पटना मौसम विज्ञान केंद्र को विश्व मौसम विज्ञान केंद्र जिनेवा ने शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया है। इसके साथ ही पटना मौसम विज्ञान केंद्र मौसम विज्ञान और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अवलोकन के दीर्घकालिक रिकॉर्ड वाले शहरों के अलावा क्लब में शामिल होगा। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।